हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बात हो रही है आज बंगाल के चुनाव पर, और इस चुनाव में अपना प्रेडिक्शन देने वाले ओपिनियन पोल में और आज अपने एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रखने वाले सज्जन कुमार सिंह इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं। सज्जन, मैं चाहूंगा आप जरा आइए अब व्यूअर्स के सामने, क्योंकि असल परीक्षा तो देखिए आप ही की आज, क्योंकि आपके आज के नतीजे 2 तारीख के नतीजों से कितना मेल खाते हैं। लेकिन आप सज्जन की पर्सनालिटी और उनकी उम्र पर मत जाइए, उम्र में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जितने चुनाव इन्होंने कवर किए हैं और उनका एनालिसिस किया है, बड़ों बड़ों ने नहीं किया है। सज्जन, थोड़ा सा अपने बारे में, अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरी जो ट्रेनिंग है एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे है, जेएनयू से, वहीं से एमए, एमफिल और पीएचडी हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स के। और 2009 में मास्टर्स के बाद से ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक सिस्टमेटिक जो स्टडी का जो एक्सपीरियंस है, तो 2010 के बिहार चुनाव में बहुत ही एक हल्का सा सीखने का था, बट 2011-12 से हिमाचल प्रदेश के चुनाव से लेकर अब तक केरला और तमिलनाडु को छोड़ दें, उसके अलावे आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स को छोड़ दें तो बाकी सारे स्टेट्स मैंने कवर किए हैं। और खासकर जो 8-10 स्टेट्स हैं जो बड़े बड़े, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके अलावे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, उसके अलावा मेघालय जी, कई एक बार मैंने स्टडी किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फील्डवर्क में मेरी मेथोडोलॉजी ये अलग है कि जहाँ पे डेटा, मतलब बिग डेटा का ज़माना है तो उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, तो हम भी उसका मदद लेते हैं। लेकिन हमारी ट्रेनिंग जो है वो एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी की ट्रेनिंग है। जब हम लोगों से जाते हैं तो हम उनके बायसेस को मैप करते हैं, ना कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किस तरीके से रेशनली बिहेव करेंगे। तो इस तरीके से मतलब आम तौर पर जो पोलस्टर्स का जिस मेथोडोलॉजी से काम करते हैं या सर्वे करते हैं, आपका तरीका उससे अलग है। बिल्कुल उससे अलग है, क्योंकि इसमें लोगों के साथ पहले तो आपको एक क्या कहेंगे कि उसको जो अंग्रेजी में बोलते हैं कि रेपो एस्टेब्लिश करना होता है, और उसके बाद जब वो थोड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, फिर जब उनकी अपनी ओरिजिनल, बहुत ही वो सधा हुआ एनालिसिस नहीं, सधा हुआ रिस्पॉन्स नहीं, बल्कि बिल्कुल अपने इंटरनल प्रेजुडिस जो हैं, उनके जो पूर्वाग्रह हैं, बायसेस हैं, या जो उनके सोचने का तरीका है, जब बिल्कुल उसको रॉ फॉर्म में जब आप बात करते हैं तो उससे होता यह है कि कम से कम आप इस चीज़ में नहीं जाते हैं। हमारा फोकस ये नहीं होता है कि ये सही है या गलत है, हमारा फोकस इस चीज़ में होता है कि जो बदलाव की प्रक्रिया है वो कैसे हो रहा है, लोग उसको कैसे देख रहे हैं, उसको समझने में ज़्यादा हमारा बहस होता है। आमतौर पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो उचित है या अनुचित है। जी जी सज्जन, आपने जो सबऑल्टर्न शेड्यूल कास्ट की जो बात कही है वो अपने आप में एक पाथ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट के तौर पर है, और खास करके अगर हम बंगाल की बात करें तो वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी थ्योरी आपकी क्या है और किस तरह से आपने इसे आज इस चुनावों के संदर्भ में स्थापित करने की कोशिश की? देखिए, जो सबऑल्टर्न हिंदुत्व जिसका आपने जिक्र किया, ये मेरे पीएचडी का विषय है, और बंगाल पे मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। ये शुरू हुआ था 2013 के समय, जब उत्तर प्रदेश का 2012 के वर्डिक्ट के बाद से हमने ये पाया कि जो हिंदुत्व को अक्सर ये बनाया जाता है कि 90 के दशक से मंडल बनाम कमंडल की जो अग्री जाति हैं, जो ब्राह्मणिकल कास्ट हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो सावरकराइट ट्रेडिशन की बात करते हैं, और जो पिछड़ी जातियां हैं या जो दलित जातियां हैं वो हिंदुत्व की विरोधी जातियां हैं। इस तरह का एकेडमिक्स में, मीडिया में, एक पढ़े लिखे तबके में एक एनालिसिस के तौर पे ये अवधारणा थी। हमने ये पाया कि उत्तर प्रदेश में जो 2012 के बाद एक एलियनेशन बड़े वर्ग का हो रहा था, वो वर्ग जो मायावती से भी एलियनेट हो गया था, और जो अखिलेश यादव के आने के बाद इस बात से भी एलियनेट हो रहा था कि ये जो सामाजिक न्याय केंद्रित जो पार्टियां हैं उनके बारे में बाकी जो कमजोर पिछड़ी जातियां या जो कमजोर दलित जातियां। सज्जन, अभी हमने बहुत सारी बातें आपसे करनी है, आपसे 5 प्रदेशों की बात करनी है, खासतौर पर बंगाल में सबका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए बंगाल की बात भी आपसे करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हैं। अपराजिता सारंगी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की, उसके अलावा संजय शर्मा हमारे साथ टीएमसी के स्पोक्स पर्सन है। संजय जी, अब कुछ घंटों का वक्त बाकी है जब यह 8वें चरण की वोटिंग भी बंगाल में संपन्न होने वाली है। आप ये बताइए, इस बार बंगाल क्या कह रहा है? बंगाल तो एक ही बात कह रहा है, जो बंगाली में हमारा स्लोगन है, बांग्ला निजेर में के चाय। 10 साल
जो दीदी के रहे हैं पश्चिम बंगाल के अनुकरणीय पश्चिम बंगाल के सामग्रिक विकास के अनुकरणीय सेवा सफर के साक्षी रहे हैं। और बंगाल में दीदी ममता बनर्जी लार्जर देन लाइफ एक ब्रांड है, जो आज भी पश्चिम बंगाल के लोग जिनको सर्वोपरि मानते हैं। और चोट लगने के बाद एक पैर के साथ उन्होंने जो खेला खेला है, भारत की राजनीति आने वाले दिनों में इस चुनाव को एक ऐसे संग्रामी योद्धा के तौर पर देखेगी जिसकी चर्चा हर तरफ हो। चलिए अपराजिता जी, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि चाहे हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो तमाम विरोधी दल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते रहे कि कोरोना की महामारी देश भर में फैलती रही, यहां तक कि बंगाल में भी, लेकिन चुनाव प्रचार, चुनाव यही सबसे प्रमुख रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहां तक ये आरोप किसी भी तरीके से आप पर सही ठहरते हैं? क्या आपकी पार्टी समझती है इस बारे में? मैं बहुत स्पष्ट तरीके से आपके माध्यम से राष्ट्रवासियों के सम्मुख रखना चाहती हूं कि चुनाव जो होता है किसी भी प्रदेश में हो, बंगाल में हो या किसी अन्य प्रदेश में हो, वह एक संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार होता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं कराया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव कराया। और मैं आप सबको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर ये चुनाव हुआ, संवैधानिक प्रावधान के अंदर ये चुनाव हुआ। और आप सबको ज्ञात है कि जब किसी भी राज्य सरकार का 5 वर्ष पूरा हो जाता है जी, तो वैक्यूम का प्रोविजन नहीं है, वैक्यूम का प्रावधान ही नहीं है, ये समझने की बात है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो कराना ही पड़ेगा उससे चुनाव, और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए चुनाव हुआ। और मैं आपको कह दूं कि जब चुनाव के डेट्स फाइनल हो रहे थे, नहीं अपराजिता जी, आरोप आपके ऊपर ये लगा कि कोविड के प्रोटोकॉल्स जो बिहार के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी उसका पालन किया था, उस तरह का पालन हमने बंगाल में नहीं देखा, और यही बात लोग बार बार उठा रहे हैं। क्या ये आरोप सही है? देखिए, आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विषय में ये नहीं कह सकते हैं। वहां पर टीएमसी की ममता बनर्जी जी ने भी बहुत रैलीज की हैं, और राहुल गांधी जी ने भी 2 बड़ी बड़ी रैलियां की हैं। मुझे लगता है ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं आप सबको बता दूं कि बहुत सारे मास्क हम लोगों ने वितरण किए, और हमारे जितने नेताओं ने भाषण दिए हैं, उन्होंने पहला वाक्य यही कहा था कि जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसे हम सबको मानना होगा। लेकिन मैं कह दूं आपको कि जब तिथियां फाइनल की जा रही थी, जब तिथियां को हम लोग सब लोग निर्धारित कर रहे थे, जब इलेक्शन कमीशन बैठी थी सारे राजनीतिक दलों के साथ, जाहिर सी बात है उस वक्त कोरोना का महाकाल इतने बड़े पैमाने पर सामने नहीं था। बता दूं, उस समय पता तो था कि दूसरी लहर आने वाली है, लेकिन दूसरी लहर हरियाणा को भी किसी को अंदेशा नहीं। बिल्कुल हो सकता है कि उस वक्त अंदाजा ना हो। जिम्मेदारी है। और अभी हम एग्जिट पोल की बात करें, अभी हम रिजल्ट की बात करें, और जो हो गया सो हो गया, इसमें सबकी जिम्मेदारी है। मैं बिल्कुल कहूंगी, ऐसा ना कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने करा दी और कांग्रेस और टीएमसी निर्दोष है, ये कहना बिल्कुल। संजय जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, मैं आता हूं आपके पास। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हमारे लिए हुआ है, लेकिन आंकड़े बहुत तेजी से आ रहे हैं, और सज्जन की जो टीम है वो लगातार उन आंकड़ों पर, उस डेटा पर काम कर रही है। तो अब से थोड़ी देर के बाद आपके सामने वो एग्जिट पोल के आंकड़े भी होंगे, जो किसी को हैरान कर सकते हैं, किसी को नाराज भी कर सकते हैं, और किसी को बहुत खुश भी कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।